हाल के दिनों में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनके समूह को लेकर अमेरिकी न्याय विभाग और प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग द्वारा लगाए गए आरोपों ने वैश्विक और भारतीय मीडिया में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि एक भारतीय उद्योगपति को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के नियमों के उल्लंघन के कारण वहां भारी भरकम निवेश या जुर्माने के माध्यम से समझौता करना पड़ रहा है, जबकि भारत में इस पर जांच की सुगबुगाहट धीमी है। इस पूरे परिदृश्य को केवल राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय इसके कानूनी, आर्थिक और कूटनीतिक पहलुओं पर गहरा विश्लेषण करना जरूरी है। मामले की शुरुआत अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स द्वारा लगाए गए उन आरोपों से होती है जिनमें कहा गया कि अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर के अधिकारियों ने भारत में बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बिजली खरीद समझौतों पीपीएस को हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग 2200 करोड़ रुपए $265 मिलियन की रिश्वत दी या देने की कोशिश की या देने का वादा किया। यहाँ सबसे बड़ा कानूनी सवाल ये उठता है कि यदि घटना भारत की है और रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी गई तो अमेरिकी अदालतें इस पर सुनवाई क्यों कर रही हैं? फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट FCPA अमेरिका का एक बेहद सख्त कानून है जिसे फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट कहा जाता है। ये कानून अमेरिकी कंपनियों या उन विदेशी कंपनियों पर लागू होती है जो अमेरिकी शेयर बाजारों जैसे NYSE या नैस्डैक में लिस्टेड हैं या जिन्होंने अमेरिकी निवेशकों, बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से धन या बॉन्ड जुटाए हैं। अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने का आरोप, चूंकि अडानी समूह की कंपनियों ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अमेरिकी निवेशकों से ग्रीन बॉन्ड और ऋण के माध्यम से अरबों डॉलर जुटाए थे, इसलिए अमेरिकी नियामकों का आरोप है कि समूह ने फंड जुटाते समय ये झूठा हलफनामा दिया कि वे किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वतखोरी की गतिविधियों में शामिल नहीं है। अमेरिकी कानून के अनुसार अमेरिकी निवेशकों से झूठ बोलना या उन्हें गुमराह करना एक गंभीर वित्तीय अपराध, सिक्योरिटीज फ्रॉड माना जाता है। विमर्शों में ये बात सामने आ रही है कि अडानी समूह मामले को रफा दफा करने या समझौता करने के लिए अमेरिका में 95,000 करोड़ रुपए, 10 से 12 बिलियन डॉलर का निवेश और जुर्माना भरने की तैयारी कर रहा है। वित्तीय और कानूनी जगत में इस प्रक्रिया को DPA डिफर्ड प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट या न्यायिक समझौता कहा जाता है। वैश्विक कॉर्पोरेट चलन, अमेरिकी न्यायिक प्रणाली में ये बेहद आम है कि जब किसी बड़ी वैश्विक कंपनी जैसे वॉक्सवैगन, सीमेंस या गोल्डमैन सैक्स पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगते हैं तो वे सालों तक चलने वाले मुकदमों और जेल की सजा से बचने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौता करती है। इसके तहत कंपनियां भारी भरकम जुर्माना भरती हैं और अपनी कॉर्पोरेट नीतियों में सुधार का वादा करती हैं। निवेश और रोजगार का कूटनीतिक पहलू, कॉर्पोरेट इतिहास गवाह है कि कई बार बड़ी कंपनियां ऐसे देशों में अपने निवेश और स्थानीय रोजगार सृजन की योजनाओं को तेज कर देती है जहां उन पर कानूनी संकट चल रहा होता है। इसे एक प्रकार की आर्थिक कूटनीति या लॉबिंग के रूप में देखा जाता है ताकि वहां के प्रशासन और जनमानस में कंपनी की छवि एक रोजगार प्रदाता की बने, न कि केवल एक अपराधी की। यदि अडानी समूह अमेरिका में इतना बड़ा निवेश करता है तो ये उनकी वैश्विक साख को बचाने और अमेरिकी बाजार में बने रहने की एक सोची समझी व्यापारिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इस पूरे प्रकरण का सबसे बेहद विवादास्पद और संवेदनशील हिस्सा यह है कि जिस रिश्वतखोरी के आरोप के आधार पर अमेरिका में इतना बड़ा बवंडर खड़ा हुआ, उस पर भारत के भीतर कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई या त्वरित न्यायिक प्रक्रिया देखने को नहीं मिली। विपक्ष और आलोचकों का ये आरोप है कि भारत में साठगांठ के कारण कार्रवाई नहीं हो रही। नियामकीय सुस्ती या प्रक्रियात्मक देरी, भारत के शीर्ष वित्तीय नियामक संस्था सेबी और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वे सत्ता के करीबी समझे जाने वाले बड़े औद्योगिक घरानों के मामले में उतनी तत्परता नहीं दिखाती जितनी तत्परता वे अन्य मामलों में दिखाती। अमेरिकी एजेंसियों DOJ और SEC की कार्यशैली बेहद आक्रामक और स्वायत्त होती है, जबकि भारत में वित्तीय मामलों की जांच अक्सर राजनीतिक प्राथमिकताओं और लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के चक्रों में फंस जाती है।
दूसरी ओर समर्थकों और सरकारी पक्ष का तर्क होता है कि किसी विदेशी एजेंसी के केवल आरोपों के आधार पर घरेलू स्तर पर सीधे सजा नहीं सुनाई जा सकती। भारत की अपनी संप्रभु न्यायिक प्रक्रिया है और जब तक ठोस और अकाट्य सबूत भारतीय अदालतों के समक्ष पेश नहीं किए जाते तब तक किसी भी उद्योगपति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि ये तर्क जनता के बीच उस समय कमजोर पड़ जाता है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख पर सवाल उठ रहे हों। आम नागरिक बनाम कॉरपोरेट दिग्गज, सरकारें अक्सर व्यापक और आर्थिक स्थिरता मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आम जनता से चालू खाता घाटे करेंट अकाउंट डिफिसिट को कम करने में सहयोग मांगती हैं, जैसे कि सोना कम खरीदना या ईंधन की खपत कम करना। लेकिन वैश्विक पूंजीवाद ग्लोबल कैपिटलिज्म के नियम अलग होते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी बनने की दौड़ में शामिल किसी भी बड़े समूह को दुनिया भर के बाजारों में निवेश करना ही पड़ता है। विरोधाभास तब और गहरा जाता है जब यह निवेश किसी व्यापारिक विस्तार की सहज प्रक्रिया के तहत न होकर किसी विदेशी अदालत के दबाव या समझौते के तहत होता हुआ प्रतीत होता है। इससे भारत की इस वैश्विक छवि को धक्का लगता है कि देश में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता के मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। अडानी अमेरिका विवाद केवल उद्योगपति या एक सरकार का मामला नहीं है, बल्कि ये इस बात का लिटमस टेस्ट है कि भारतीय कॉर्पोरेट जगत वैश्विक मंचों पर किस तरह व्यवहार करता है। यदि कोई भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से पैसा जुटाती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और पारदर्शिता के मानकों का पालन करना ही होगा। इस मामले में यदि कोई समझौता या बाहरी निवेश होता है तो वो किसी महायज्ञ की आहुति नहीं, बल्कि वैश्विक पूंजीवाद के क्रूर और व्यावहारिक नियमों के तहत अपनी व्यापारिक सल्तनत को बचाने की एक मजबूरी और रणनीति है। भारत के लिए सबक यह है कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए न केवल बड़े उद्योगपतियों की आवश्यकता है, बल्कि उतनी ही मजबूत, निष्पक्ष और स्वायत्त नियामक संस्थाओं रेगुलेटरी बॉडीज की भी आवश्यकता है, जो बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के देश के भीतर ही पारदर्शिता सुनिश्चित कर सके, ताकि किसी भी भारतीय कंपनी को विदेशी अदालतों के सामने झुकने की नौबत न आए।